हितेश्वर सैकिया ने असम में शांति, सौहार्द और समृद्धि की रखी नींव। असम समझौता और मिजोरम समझौता करवाकर रचा इतिहास। असम समझौते के लिए छोड़ी सूबेदारी, पेश किया उत्कृष्ट नमूना। राज्यपाल के रूप में मिजोरम समझौता कराने में निभाई अहम भूमिका। असम की धरती ने कई बड़े राजनेताओं को जन्म दिया है। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वर्गीय सैकिया ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सिर्फ असम की राजनीति को ही नहीं प्रभावित किया, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिसके कारण लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। स्वर्गीय सैकिया एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने असम में शांति, सौहार्द और सूबे के विकास के लिए सीएम का पद छोड़ दिया और अपनी सरकार को तिलांजलि दे दी। कारण कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना असम में शांति, सौहार्द और आम लोगों के बीच शांति की वापसी थी। उनके त्याग और बलिदान की वजह से तत्कालीन भारत सरकार, राज्य सरकार और आसू के बीच त्रिपक्षीय असम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जो हस्ताक्षर के 40 साल बीत जाने के बाद आज भी जो सरकार राज्य में बनती है, उनकी ओर से कहा जाता है कि हम असम समझौते के अक्षरशः पालन करने को कटिबद्ध है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज असम में जो सुख, शांति और समृद्धि दिख रही है, उनमें स्वर्गीय हितेश्वर सैकिया के त्याग और बलिदान की अहम भूमिका है। दूसरी ओर आज मिजोरम जो शांति प्रिय प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है, उसके नेपथ्य में भी हितेश्वर सैकिया की अहम भूमिका है। असम समझौते के बाद मिजोरम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता भी असम समझौते के तर्ज पर हुआ। उल्लेखनीय है कि मिजोरम समझौते के समय हितेश्वर सैकिया मिजोरम के राज्यपाल थे और मिजोरम समझौते को फलीभूत करने में सैकिया ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर की राजनीति में हितेश्वर सैकिया का प्रादुर्भाव शांति और अमन के लिए हुआ था, जो आज भी बरकरार है। उन्होंने असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में शांति और सौहार्द की जो परिकल्पना की थी, वह आज भी दिख रही है। इसीलिए यदि हम सैकिया को शांति का दूत कहें तो शायद गलती नहीं होगी। ऐसे में स्वर्गीय सैकिया का याद आना स्वाभाविक है। हम 22 अप्रैल को स्वर्गीय सैकिया की पुण्यतिथि मना रहे हैं। ऐसे में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करना स्वाभाविक है। यहाँ बताते चलें कि हितेश्वर सैकिया का जन्म 3 अक्टूबर 1934 को असम के शिवसागर जिले के बोगाघाट टी स्टेट में हलधर सैकिया के अहोम परिवार में हुआ था। अपने बचपन से ही सैकिया महात्मा गांधी की ओर से शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। इस आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। उस समय वह कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रहे थे। उनके जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण मोड़ों पर उनके पिता का प्रभाव रहा। यहाँ उनके पिता ही थे जिन्होंने लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने को भेजा, जहाँ उन्होंने इतिहास में MA की डिग्री प्राप्त की। सैकिया ने हेमप्रभा से शादी की, जिन्होंने सैकिया के बाद नजीरा से विधायक के रूप में कार्य किया और पहले तरुण गोगोई कैबिनेट में मंत्री बनी। उनका बड़े बेटे देवव्रत सैकिया 2011 में राजनीति में आए और वर्तमान में असम विधानसभा में विपक्ष के नेता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के राजनीतिक करियर को गति देने में स्वर्गीय सैकिया की अहम भूमिका है। सीएम हेमंत खुद कहते हैं कि उनकी राजनीति को गति देने में हितेश्वर सैकिया की अहम भूमिका रही है। हितेश्वर सैकिया अपनी संगठित क्षमता के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सैकिया ने 15 अगस्त 1964 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उस समय उनके ऊपर युवा विंग का नेतृत्व की जिम्मेदारी डाली गई। उन्होंने एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की और अपने निर्वाचन क्षेत्र नजीरा से विधानसभा चुनाव लड़ा, जो शिवसागर जिले में गार गांव के पास स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जो अहोम राजाओं की प्राचीन राजधानी था। जब सैकिया निर्वाचित हुए तो उन्हें नवगठित शरद चंद्र सिन्हा कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्हें राज्य मंत्री के रूप में एक जूनियर रैंक में पदस्थ किया गया और 1972 में गृह, शिक्षा और जनसंपर्क विभागों की जिम्मेदारी दी गई। 1974 में मुख्यमंत्री शरद चंद्र सिन्हा ने उन्हें कैबिनेट रैंक में एक पूर्ण मंत्री के रूप में पदोन्नत किया और गृह विभाग का जिम्मा सौंपा।
यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जबकि वह अभी भी कॉलेज के उप प्रधानाचार्य थे, जहां उन्होंने इतिहास पढ़ाया था। उन्होंने 3 बार शिक्षा विभाग का पद संभाला। केशव चंद्र गोगोई मंत्रिमंडल के दौरान सैकिया को शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। उस समय उन्होंने असम में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया। दूसरी महत्वपूर्ण पहल थी हाई स्कूलों का प्रांतीयकरण, जिसके तहत लगभग 2500 निजी तौर पर चलने वाले सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों को सीधे सरकार के प्रशासन में लाया गया, जिसे छात्रों और शिक्षकों को वित्तीय लाभ हुआ। उन्होंने भाषा विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उदार अनुदान प्रदान किया। मालूम हो कि असम में सैकिया के शिक्षा मंत्री रहते समय में सैकड़ों की संख्या में हिंदी और बांग्ला माध्यम विद्यालय खुले, जो आज भी चल रहे हैं। साथ ही सैकिया जब सीएम बने तो उन्होंने शिव शंभू ओझा जैसे हिंदी भाषी नेता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर असम में रहने वाले हिंदी भाषी समाज के लोगों को सम्मान प्रदान किया। सैकिया ने पुलिस अधिकारियों और सामान्य कांस्टेबल्स के दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए भी कई दूरगामी बदलाव किए। उन्होंने पुलिस विभाग का सुधार किया, ब्रिटिश शासन के निशानों से उसे मुक्त कर उसे एक सुसज्जित बल के रूप में परिवर्तित किया, जो कानून के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने गुवाहाटी में फॉरेंसिक लैब की स्थापना की और सिंगल डिजिट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने क्रिमिनल इंटेलिजेंस विभाग को 2 भागों में विभाजित किया और एक स्पेशल ब्रांच का गठन किया, जिसे स्वतंत्र रूप से चलाया गया। उन्होंने असम पुलिस रेडियो संगठन के कार्यों में सुधार किया और इसके उपकरणों का आधुनिकीकरण किया। अंततः उन्होंने सशस्त्र पुलिस के लिए एक अलग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। हालांकि जल्द ही सहयोगी दलों में दरारें दिखने लगी। सैकिया ने शहरों और नगरों के बजाय गांवों का व्यापक दौरा किया, क्योंकि वे जानते थे कि भारतीय गांवों में सबसे ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है। असम समझौते के बाद राज्य में असम गण परिषद की सरकार बनी थी, परंतु लोगों ने 5 साल के भीतर ही असम गण परिषद को सत्याच्युत कर दिया और चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया। यहाँ सैकिया की क्षमता का परिणाम था, जिसने लोगों का विश्वास और भरोसा कांग्रेस में फिर से स्थापित किया। उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीता। जब अल्फा ने असम सरकार के अधीन कार्यरत 14 उच्च रैंकिंग अधिकारियों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया और उनके बदले में आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई की मांग की, तो सैकिया ने एक साहसिक निर्णय लिया। सैकिया ने सामान्य माफी की पेशकश की और बिना किसी विशेष आरोप के कई अल्फा कैदियों को रिहा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मध्यस्थों को तलाशा जो अल्फा नेताओं के विश्वास पात्र थे। यहाँ कूटनीतिक बातचीत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन सैकिया ने सामान्य माफी का प्रस्ताव एक तरफा रूप से लागू करने का निर्णय लिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने सैकिया के निर्णय का पूरी तरह से समर्थन किया। हालांकि यह पंजाब सरकार की नीति से अलग था, जो समान समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही थी। अल्फा ने सरकार के उदार प्रस्ताव का स्वागत किया और अधिकांश बंधकों को रिहा कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान अल्फा का विद्रोही रुख बढ़ता जा रहा था और लोगों का विश्वास कानूनी और सरकार पर घटता जा रहा था। यह बात अलग है कि अल्फा ने सैकिया परिवार के कई लोगों पर हमले किए और उन्हें शहीद कर दिया, जिनकी पीड़ा असहनीय थी। परंतु स्वर्गीय सैकिया ने व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी आतंकी संगठन से समझौता नहीं किया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ते रहे। परिणामतः जनवरी 1992 तक असम की नागरिक जीवन में बदलाव देखा गया। अल्फा ने भारतीय संविधान के दायरे में अपनी शिकायतों का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई। सैकिया ने इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत किया और कहा, जो उग्रवादी आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें उचित जीवन यापन के अवसर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि एक और जहां असम अल्फा की समस्या से परेशान था, वहीं बोडोलैंड में हथियारबंद युवकों ने BLT के बैनर तले एक स्वतंत्र बोडोलैंड की मांग में आंदोलन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई रक्त रंजित घटनाएं घटी जो काफी भयावह थी। BLT ने किसी भी अन्य तरीके की तुलना में सशस्त्र संघर्ष में विश्वास किया। इस संघर्ष को सुलझाने में सैकिया ने सफलता प्राप्त की, जो पूरे देश में मिनी भारत की समस्या के रूप में पहचानी जा सकती थी। इस समाधान के बाद बोडो समुदाय ने खुशी के साथ इस अवसर का जश्न मनाया। असम की अर्थव्यवस्था 3 संसाधन आधारित उद्योगों पर निर्भर करती है।
हरा सोना यानी चाय, तरल सोना यानी तेल और काला सोना यानी कोयला। सैकिया ने इन उद्योगों को संतुलित बनाए रखने के लिए कदम उठाए। उन्होंने गुवाहाटी में ऑक्शन बाजार खोलने की दिशा में भी कदम उठाए। नुमालीगढ़ में असम का चौथा तेल रिफाइनरी स्थापित किया गया था, जिसे सैकिया ने अपने कार्यकाल में शुरू किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को नुमालीगढ़ रिफाइनरी की नींव रखने के लिए 3 जुलाई 1992 को आमंत्रित किया। इसी समय नाजीरा में ONGC अपनी परियोजनाओं के साथ आया, जो पूरी असम की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण था। सैकिया ने तेजपुर और सिलचर में 2 विश्वविद्यालयों की उद्घाटन की आवश्यकता पर जोर दिया। वह दिल्ली गए और दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए स्वीकृति और आवश्यक मंजूरी प्राप्त की। वह हर पहलू में एक व्यावहारिक राजनेता थे। उन्होंने नीतियों को धरातल पर उतारने में सफलता हासिल की। सैकिया ने अपने कार्यकाल में बागान के लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम किया। उन्होंने श्रमिकों की मजदूरी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि बागान के लोगों को बेहद कम दाम पर अनाज देने की व्यवस्था की, जो बागान के लोगों के लिए राहत थी। इसीलिए हम उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, जो असम के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो पॉलिटिक्स प्लस।